गुड आफ्टरनून ऑफ यू। हमने पिछली क्लास में कंसोलिडेशन का रिवीजन स्टार्ट किया था और अभी हमने काफी बेसिक बातें करी थी। आज की क्लास में हमें मेनली कंसोलिडेशन के प्रोसेस को सीखना है कि कंसोलिडेशन कैसे एग्जीक्यूट होता है, ये आज हम डिस्कस करेंगे। और मैं आपको इसे समझाने के लिए कई सारे ना छोटे छोटे केसेस लेकर एक्सप्लेन करूंगा। अब क्योंकि ये वीडियो YouTube पर है, अब कुछ बच्चे हो सकता है ऐसे भी हों जिन्होंने कंसोलिडेशन पहले बहुत अच्छे से पढ़ रखा हो, कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो शायद इसी रिवीजन क्लास के थ्रू कंसोलिडेशन को समझ रहे हो, पहली बार पढ़ रहे हो। तो YouTube पर क्योंकि हर तरह का स्टूडेंट होता है, तो मैं अभी फिलहाल जो ये स्टार्टिंग की डिस्कशन है मैं ऐसे ही एक्सप्लेन करूंगा एज इफ आपको ये बातें पहले से नहीं पता। और जो बच्चे मुझसे ही पढ़ रहे हैं उनको हो सकता है कि थोड़ी सी इरिटेशन हो कि सर ये तो हमने ऑलरेडी कर रखा है, लेकिन क्योंकि मुझे सबका ध्यान रखना है जो बच्चे YouTube पर देख रहे हैं इन वीडियोस को, इसलिए मैं अभी आज की क्लास में जो कंसोलिडेशन का प्रोसेस है वो बिल्कुल बेसिक से एक्सप्लेन करूंगा, ताकि हम आगे चल के जब एडवांस क्वेश्चंस करें तो हर एक स्टूडेंट जो है वो सेम लेवल पर हो। ठीक है, तो आइए फिर बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। अब आपके सामने जो ये पहला एग्जाम्पल है इसको मैंने केस 1 का नाम दिया है। ठीक ऐसे ही मैं आपको केस 2, केस 3, केस 4, केस 5 कई सारे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स की मदद से कंसोलिडेशन के प्रोसेस को एक्सप्लेन कर दूंगा। ये बेसिक डिस्कशन ना सारे स्टूडेंट्स को एक सेम लेवल पर ले आएगी, क्योंकि आगे चल के जब हम एडवांस क्वेश्चंस करेंगे तो ये बेसिक डिस्कशन जो है काफी काम आएगा उन एडवांस क्वेश्चन को समझने के लिए। फिर हमें इस टॉपिक में कई सारे एडजस्टमेंट्स को भी डिस्कस करता है, तो ये मुझे लगता है एक बेसिक डिस्कशन जरूरी है। तो आइए इस पहले केस में क्या दे रखा है इसको देख लेते हैं एक बार। देखिए, अगर आप इस पर्टिकुलर केस को देखेंगे तो यहां पर हमें दो कंपनीज की बैलेंस शीट दे रखी है, एक होल्डिंग कंपनी जिसको हमने एच लिमिटेड बोला है और एक सब्सिडियरी कंपनी जिसको हमने एस लिमिटेड बोला है। और ये दोनों ही बैलेंस शीट्स अगर आप देखें तो हमें एक स्पेसिफिक डेट पर दे रखी है, 31 मार्च 2024। हम यहां पर कह सकते हैं कि हमें यहां पर दो कंपनीज की स्टैंड अलोन बैलेंस शीट्स दे रखी है और इन दो स्टैंड अलोन बैलेंस शीट्स की मदद से हमें एक बैलेंस शीट बनानी है जिसको हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बोलेंगे। ये स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, हमने पिछली क्लास में इसका एक बेसिक डिस्कशन किया ही था। नहीं तो हमें यहां पर दो स्टैंड अलोन बैलेंस शीट्स गिवन है, इनकी मदद से मुझे एक बैलेंस शीट बनानी है जिसको मैं क्या बोलूंगा, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। प्रैक्टिकली दो पीएनएल की मदद से एक कंसोलिडेटेड पीएनएल ही बनता है, दो कैश फ्लो स्टेटमेंट की मदद से एक कंसोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट बनती है। मतलब जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो हमें सारे के सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ही कंसोलिडेट करना होता है। लेकिन एकेडमिकली मैंने आपसे कहा था कि हमारे एग्जाम में 99.9% चांसेस हैं कि हमें कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट से ही सवाल आएगा, चाहे ओल्ड सिलेबस हो या न्यू सिलेबस हो। तो हमें सारा फोकस इस रिवीजन क्लासेस का किस पर रखना है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट्स पर। तो हम अब इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में, जो कि एक बड़ा ही सिंपल सा केस है, इसमें कंसोलिडेशन कैसे करेंगे उसको समझाने से पहले मैं आपके साथ ना एक छोटा सा डिस्कशन और कर रहा हूं। पहले उसको देखेंगे और इसके बाद फिर मैं इस केस पर वापस आऊंगा। देखिए, इस तरह का एग्जाम्पल मैंने आपको हालांकि पिछली क्लास में दिया था, पर क्योंकि मुझे अब आपको कंसोलिडेशन को एक्सप्लेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है तो ध्यान से प्लीज मेरी बातों को सुनिएगा। देखिए, आपके सामने एक होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट दे रखी है और इस कंपनी की बैलेंस शीट में अगर आप देखें तो इक्विटी शेयर कैपिटल का 1000 करोड़ रुपए लगा हुआ है और ये हमने कहां इन्वेस्ट कर रखा है, लैंड एंड बिल्डिंग में 500 करोड़ रुपए, फर्नीचर में 200 करोड़ रुपए और बाकी हमें बैंक बैलेंस के फॉर्म में दिख रहा है 300 करोड़ रुपए। हम कह सकते हैं कि ये ना एच लिमिटेड की स्टैंड अलोन बैलेंस शीट है। ठीक है, अब मान लीजिए ये होल्डिंग कंपनी जो है एक नया बिजनेस ओपन करना चाहती है या फिर एक नई कंट्री में बिजनेस करना चाहती है, लेकिन जो हम नया बिजनेस ओपन करेंगे या नई कंट्री में बिजनेस करना चाहते हैं वहां हम चाहते हैं एक नई कंपनी खोलकर बिजनेस स्टार्ट करें और उस कंपनी में हम अपना 100% इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। जब मैं कोई नई कंपनी खोलता हूं उसमें 100% पैसा लगा के, तो वो हमारी क्या कहलाती है, होली ओन्ड सब्सिडियरी। और मान लो जो ये नई कंपनी हम खोलना चाहते हैं, इसको इन्वेस्टमेंट करने के लिए, मतलब इसको बिजनेस करने के लिए 200 करोड़ रुपए चाहिए। अब जब ये नई कंपनी आएगी, अब जरा एस लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, हम एक नई कंपनी क्रिएट कर रहे हैं, ये कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है, ये कंपनी 200 करोड़ रुपए के शेयर्स इशू करना चाह रही है। तो नॉर्मली जब हम शेयर्स इशू करते हैं तो क्या एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब ये हुआ जब ये सब्सिडियरी कंपनी हम खोलेंगे तो ऑफ कोर्स ये शेयर्स इशू करेगी और शेयर्स इशू करेगी तो इस सब्सिडियरी कंपनी की बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा और यहां पर बैंक आएगा, क्योंकि हमारी एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए आएगा, जितने रुपए के शेयर्स खरीद इशू किए हैं। कितने शेयर्स इशू किए हैं, 200 करोड़ के, ये यहां पर 200 करोड़ रुपए आ गया। अब आप मुझे बताइए, ये 200 करोड़ रुपए जो हमें मिले हैं ये हमें किसने दिए हैं, सो जिनको आपने शेयर्स इशू किए हैं। इस एस लिमिटेड ने किसको शेयर्स इशू किए हैं, होल्डिंग कंपनी को।
जिस तरीके से सब्सिडरी कंपनी ने अपनी किताबों में एक रिकॉर्डिंग करी है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक उसी तरीके से जिस कंपनी ने इस कंपनी में पैसा लगाया है वो भी तो अपनी किताबों में कुछ करे। मतलब 200 करोड़ रुपए कहां से आए हैं? 200 करोड़ रुपए इस होल्डिंग कंपनी ने दिए। इसका मतलब होल्डिंग कंपनी को भी तो कुछ करना पड़ेगा ना अपनी किताबों में। सर बिल्कुल सही बात है। मतलब ये 200 करोड़ रुपए कहां से आया है? ये इस बैंक बैलेंस से आया है। इसका मतलब अगर हम ध्यान से सोचें तो ये 300 का जो बैंक बैलेंस अभी दिख रहा है ये बेसिकली इनकी किताबों में तो 100 करोड़ का ही रह गया होगा ना, क्योंकि हमने तो पैसा दिया है। अच्छा, अब बैलेंस शीट तो लेकिन टैली नहीं कर रही। 300 का 100 करोड़ रह गया बैंक बैलेंस। 200 करोड़ रुपए हम क्या दिखाएंगे? हम 200 करोड़ रुपए दिखाएंगे इन्वेस्टमेंट की, हमने इन्वेस्टमेंट किया है। हम यहां पर इन्वेस्टमेंट का एक खाता खोल देंगे। मतलब मैं अभी कंसोलिडेशन की बात करता हूं लेकिन उससे पहले बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बातें कर रहा हूं कि जो ये कंपनी खुली है एस लिमिटेड के नाम की, इसने सिंपली शेयर इशू करे। तो शेयर इशू करने की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और इस वाली कंपनी ने शेयर खरीदे हैं, तो शेयर खरीदने की क्या एंट्री होती है? इन्वेस्टमेंट टू बैंक। मैं कह रहा हूं छोड़ो होल्डिंग सब्सिडरी, आप नॉर्मल सोचो। मान लो किसी कंपनी का आईपीओ आता है और आप उस आईपीओ में पार्टिसिपेट करते हो और आपको मान लो 1000 शेयर मिल भी जाते हैं। तो जो वो कंपनी के शेयर आपने खरीदे हैं वो कंपनी अपनी किताबों में क्या एंट्री करेगी? शेयर इशू करने की, बैंक टू शेयर कैपिटल। और आप अपनी किताबों में क्या करोगे? आपके लिए वो 1000 शेयर खरीदना क्या है? इन्वेस्टमेंट। जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हो तो क्या बोला जाता है कि आपने क्या किया है? आपने इन्वेस्टमेंट किया है। तो आप अपनी किताबों में क्या एंट्री करोगे? इन्वेस्टमेंट टू बैंक। वही यहां पर भी हुआ है, बस यहां ये कंपनीज है, दोनों कंपनीज है। पर हुआ तो यही है ना कि एक कंपनी ने शेयर इशू किए और दूसरी कंपनी ने शेयर खरीदे। और वैसे सोचो आप, जो नॉर्मली हर हर दिन आप देखोगे कोई ना कोई कंपनी किसी ना किसी कंपनी के शेयर खरीद रही होती है। जब हम थोड़े बहुत शेयर खरीदते हैं, 1-2% स्टेक खरीदते हैं, तब भी तो हम यही एंट्री करते हैं, इन्वेस्टमेंट टू बैंक। बस इस बार हमने शेयर कुछ ज्यादा ही खरीद लिए। ज्यादा क्या, सारे ही शेयर खरीद लिए सामने वाली कंपनी के। जब हम बहुत ज्यादा शेयर खरीद लेते हैं तो दुनिया वालों की नजरों में आ जाते हैं। दुनिया वाले बोलते हैं देखो ये जा रही होल्डिंग कंपनी, ये जा रही सब्सिडरी कंपनी। इसका मतलब जब हम सामने वाली कंपनी के बहुत ज्यादा शेयर खरीद लेते हैं, और बहुत ज्यादा का मतलब क्या है, 50% से ज्यादा शेयर खरीद लेते हैं, तो दुनिया वाले हमारे इस रिलेशनशिप को एक नाम दे देते हैं कि ये होल्डिंग कंपनी है और जिसमें पैसा लगाया है वो सब्सिडरी कंपनी है। और कानून भी बीच में आ जाता है। कानून कहता है कि अब तो तुम्हें कंसोलिडेशन भी करना पड़ेगा, और उसी के चलते हम कंसोलिडेशन कर रहे हैं। पर अभी कॉमन सेंस के बेसिस पे क्या ये बात समझ में आती है आपको? हाँ सर बिल्कुल समझ में आती है। अब जरा ध्यान से सुनें। अब एस लिमिटेड के पास 200 करोड़ रुपए का कैश आ गया। अब आप मुझे बताओगे कि एस लिमिटेड 200 करोड़ के कैश से क्या करेगी? सर बिजनेस करने के लिए इन्वेस्टमेंट्स करेगी। इन्वेस्टमेंट कहां पर होगी? लैंड एंड बिल्डिंग में हो सकती है, प्लांट एंड मशीनरी में हो सकती है, फर्नीचर फिक्चर में हो सकती है। पर मान लो कन्वीनियंस के लिए मैं कहता हूं इस कंपनी ने 200 करोड़ रुपए की ना प्लांट एंड मशीनरी खरीदी। अब आप मुझे बताइए 200 करोड़ की अगर प्लांट एंड मशीनरी खरीदी जाएगी तो एंट्री क्या होगी? सर प्लांट एंड मशीनरी डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसका मतलब यह हुआ कि अगर ये प्लांट एंड मशीनरी खरीद लेती है तो यहां से बैंक बैलेंस चले जाएगा, और बदले में क्या आ जाएगा? सर बदले में आ जाएगी प्लांट एंड मशीनरी। कितने की? 200 करोड़ की। यही होगा। अब मान लो पूरे साल भर में एक यही ट्रांजैक्शन हुई थी, कन्वीनियंस के लिए, क्योंकि बातें समझानी है। मान लो पूरे साल भर में यही ट्रांजैक्शन हुई और 31 मार्च आ गया। जैसे ही 31 मार्च आ गया, कानून बोलता है कि आपको इन दोनों बैलेंस शीट्स को कंसोलिडेट करना है। किसको बोलता है कानून? होल्डिंग कंपनी को बोलता है कि तुम्हें अपनी उन सारी कंपनियों को जिनको आप कंट्रोल करते हो उनको अपने साथ मिला के दिखाना है कि एज इफ वो सारी कंपनियां अगर तुम में समा जाए तो तुम्हारी एक बैलेंस शीट कैसी दिखेगी। कंसोलिडेशन को आसान से शब्दों में अगर बोलूं, पता है क्या है? अगर हम वो काम जो हमने अभी किसी और से करवाया है, अभी होल्डिंग कंपनी ने कुछ काम सब्सिडरी से करवाया है, अगर वो हम सब्सिडरी से ना करवाते, खुद ही करते, तो हमारी बैलेंस शीट कैसी दिखती? फिर से बोलता हूं, जो काम अभी हमने सब्सिडरी कंपनी से करवाया है, अगर हम उससे ना करवाते, वो काम हम खुद ही करते, तो हमारी बैलेंस शीट कैसी दिखती? आप मुझे बताइए, आपने असल में सब्सिडरी कंपनी से क्या करवाया है? सर हमने उसको 200 करोड़ रुपए दिए और उसने उस 200 करोड़ रुपए से मशीन खरीदी। देखा जाए तो आपने सब्सिडरी कंपनी से एक ही तो काम करवाया, मशीन खरीदी। वो मशीन खुद ही खरीदते तो क्या होता? सर अभी ना हमने एक बड़ा ड्रामा किया। हमने पता है ड्रामा क्या किया? हमने ड्रामा यह किया कि पहले हमने इस 300 करोड़ के बैंक बैलेंस में से 200 करोड़ रुपए इनको दिए, फिर इन्होंने 200 करोड़ रुपए से मशीन खरीदी। ये 200 करोड़ की मशीन मैं खुद ही खरीद लेता, मैं किसी को नहीं देता। अगर मान लो मैं बीइंग अ होल्डिंग कंपनी, मैंने ये 200 करोड़ रुपए किसी और कंपनी को ना दिए होते, तो क्या मेरी किताबों में ये इन्वेस्टमेंट होता? नहीं होता। फिर मेरी किताबों में बैंक बैलेंस कितना होता? सर मेरी किताबों में बैंक बैलेंस 300 होता। और मैं अगर इस 300 में से 200 करोड़ की मशीनरी खरीद लेता तो ये 200 करोड़ होता, ये 100 करोड़ होता। मतलब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये काम जो मैंने अभी सब्सिडरी से करवाया उससे ना करवाता, मैं खुद ही कर लेता,
मतलब मशीन में खुद ही खरीद लेता तो मेरी बैलेंस शीट कैसी दिखती? मेरी बैलेंस शीट फिर ऐसी दिखती। बस यही है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। अब बस यही सिखाना है आपको कि कैसे शॉर्टकट लगते हैं, किस तरीके से हमें सोचना है, ये सारी बातें आपको सिखानी है। पर एक्चुअली में ये आपने कंसोलिडेशन कर दिया। आपने क्या किया बेसिकली, बस ये वाली मशीन उठा के यहां पे लिया है, यही तो किया आपने। जो काम मैंने उससे करवाया, मैंने कहा मैं अगर खुद ही कर लूं तो मेरी बैलेंस शीट कैसी दिखेगी, ये जानते हो अब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है। मैंने क्या किया, जो मैंने अभी यहां पर इन्वेस्टमेंट दिखा रखी थी, एक्चुअली में वो इन्वेस्टमेंट बेसिकली क्या था, मैंने किसी और को कैश दिया, वो कैश में ना देता तो मेरी बुक्स में इन्वेस्टमेंट भी ना होती, उस कैश से मैं खुद ही मशीन खरीद लेता। ये ऊपर से बड़े मोटे मोटे तौर पर मैंने बात एक्सप्लेन करी है कि मैं यहां पर अब क्या करने जा रहा हूं। मैं यहां पर दूसरी कंपनी के एसेट्स को और लायबिलिटीज को अपने साथ मर्ज करूंगा, अपने साथ कंसोलिडेट करके दिखाऊंगा, क्योंकि वो काम या वो बिजनेस जो भी वो कर रही है वो ना करती, मैं खुद ही करता तो मेरी बैलेंस शीट कैसी दिखती। बस मुझे इस बात पर फोकस करते हुए आगे की सारी बातें बोलनी है। चलिए आइए अब हम शुरुआत करते हैं केस 1 से। और केस 1 करवाने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर उन बच्चों के लिए जो कंसोलिडेशन फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। देखिए, अगर आप कंसोलिडेशन फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो जब मैं ये केस 1 आपके साथ डिस्कस करूंगा ना, तो हो सकता है आपके दिमाग में कुछ सवाल उठे, आपको लगे बात समझ में तो आई लेकिन पूरी समझ में नहीं आई। तो कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। जैसे ही मैं केस 2 पर आऊंगा तो आपको लगेगा कि हाँ, आपकी कुछ बातों का जवाब आपको मिल गया, कुछ सवालों का जवाब आपको मिल गया। फिर हो सकता है केस 2 करते करते फिर कुछ नए सवाल दिमाग में आ जाए। फिर जब हम केस 3 पर आएंगे तो लगेगा अरे कुछ बातों का जवाब और मिल गया। फिर ऐसे ही केस 4, केस 5, जैसे जैसे हम केसेस वाइज प्रोग्रेस करते जाएंगे तो आपको लगेगा कि आपकी सारी सवालों का जवाब आपको मिल चुका है। और मैं आपको सही बता रहा हूं, सारे केसेस खत्म कर लेने के बाद आपके कंसोलिडेशन के क्वेश्चंस के लिए ना एक बहुत सॉलिड बेस रेडी हो जाएगा। ज्यादातर बच्चे अगर कंसोलिडेशन में परेशान रहते हैं तो उनका ये जो बेसिक्स है ना, ये हिला हुआ होता है। इस वजह से एडवांस क्वेश्चन करने में उनको और ज्यादा तकलीफ होती है। तो मैं वो नहीं चाह रहा हूं कि इवन मैं अगर YouTube पे भी ये क्लासेस अपलोड कर रहा हूं, रिवीजन कर रहा हूं, मैं चाहता हूं हर एक बच्चा पहले एक सेम फूटिंग पर आ जाए कि हां अब ये बेस रेडी हो गया, अब हम उसके बाद जो है अपनी इमारत उसके ऊपर खड़ी कर लेंगे। तो शुरुआत में आपको अगर लगे कि कुछ कम समझ में आ रहा है, लेकिन उस वक्त घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे हम अपने डिस्कशन को प्रोग्रेस करेंगे आपको हर एक बात बहुत बढ़िया से समझ में आएगी। ठीक है, आइए अब हम इस केस 1 को डिस्कस करते हैं। अब जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं कि हमें यहां पर ना दो कंपनीज की बैलेंस शीट दे रखी है, एच लिमिटेड, एस लिमिटेड, एच लिमिटेड, एस लिमिटेड। और हमें इन दो बैलेंस शीट्स को कंसोलिडेट कर एक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है। मतलब दो इंडिविजुअल बैलेंस शीट दे रखी है, इनको मिला के एक करना है। अब सुनने में तो ये बात बड़ी आसान लगती है कि दो बैलेंस शीट को मिलाना ही तो है, तो सारी आइटम को जोड़ के एक कर दो। लेकिन ये काम इतनी आसानी से नहीं होगा, हमें यहां पर कुछ बातों को दिमाग में रखते हुए कंसोलिडेशन करना है। ठीक है, अब अगली जो इंपॉर्टेंट बात आपको दिमाग में रखनी है, यहां पर हमारे पास दो कंपनीज है, एक एच और दूसरी एस। कंसोलिडेशन का जो प्रोसेस होता है वो होल्डिंग कंपनी की बुक्स में होता है। ध्यान रखें, सब्सिडरी कंपनी की बुक्स में हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये सारा कंसोलिडेशन जो हम अभी एग्जीक्यूट करेंगे ये किसकी किताबों में होता है? होल्डिंग कंपनी की बुक्स में। कि अगर होल्डिंग कंपनी ने ये सब्सिडरीज ना खोली होती और वो सारा काम जो सब्सिडरीज ने किया है वो अगर होल्डिंग नहीं किया होता तो होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट कैसे दिखती? ये कौन कह रहा है होल्डिंग कंपनी को करने के लिए? कानून कह रहा है, लॉ कह रहा है। लॉ को जो शेयर होल्डर्स है, इन्वेस्टर्स है, उनकी पड़ी है। उनको लॉ को पता है कि इन्वेस्टर्स को सही पिक्चर, ट्रू एंड फेयर व्यू कब मिलेगा? जब होल्डिंग कंपनी कंसोलिडेशन करके दिखाएगी। एक इन्वेस्टर बेचारा क्या उनकी सब्सिडरीज कंपनीज को अलग अलग करके देखेगा? होल्डिंग कंपनी के ऊपर जिम्मेदारी डाल दी कि वो सारी होल्डिंग कंपनीज का जो डेटा है वो सारा का सारा आप कंसोलिडेट करके अपनी बैलेंस शीट के साथ मिक्स करके, मर्ज करके आप अपने इन्वेस्टर्स को शो करो। मतलब ये कि हम यहां पर सारा का सारा ये जो कंसोलिडेशन का प्रोसेस है ये होल्डिंग कंपनी की बुक्स में एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक, ये बात भी समझ में आती है? हाँ सर। अब मैं अपनी बात को ना आने वाले 3-4 स्टेप्स में खत्म करूंगा। इस केस 1 को मैं 3-4 स्टेप्स में खत्म करूंगा। हर एक केस में हो सकता है आपके दिमाग में कुछ सवाल उठे, तो पैनिक नहीं करना है, घबराना नहीं है। जैसे जैसे बात आगे बढ़ाऊंगा आपको सारी बातें समझ में आएंगी। पहली बात, अब क्योंकि मुझे यहां पर कंसोलिडेशन करना है और होल्डिंग कंपनी की बुक्स में करना है, और कंसोलिडेशन करने का ऊपर से अगर मैं मतलब बोलूं तो मैं ये कह रहा हूं होल्डिंग कंपनी अपनी बैलेंस शीट के आइटम्स को और दूसरे की बैलेंस शीट के आइटम्स को मिलाकर, अपनी बैलेंस शीट के आइटम्स को और दूसरे की बैलेंस शीट को मिला के एक बैलेंस शीट बना रही है। ठीक, अब पहले बात करते हैं सिर्फ होल्डिंग कंपनी की। अगर मैं सिर्फ होल्डिंग कंपनी की बात करूं, मुझे बताइए होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट में आपको क्या क्या दिखता है? सब्सिडरी कंपनी को अभी इग्नोर करो, सिर्फ होल्डिंग कंपनी पर फोकस करो। होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट में आपको क्या क्या दिखता है? सर 5 चीजें दिख रही है। अब ये 5 चीजें जो होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट में दिख रही है, अब इनमें से मैं सब कुछ, मतलब जितनी भी ये आइटम्स हैं, मैं सारी की सारी
कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में एज इट इज ले जाऊंगा एक्सेप्ट वन थिंग, और वो है इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स को क्यों नहीं लेके जाएंगे सर? अभी मैंने आपसे क्या कहा, मैं कह रहा हूं कि अगर मान लो हमने ये सब्सिडरीज ना ओपन करी होती, ये नई कंपनियां नहीं बनाई होती, ये इन्वेस्टमेंट नहीं किया होता, अगर इन्वेस्टमेंट नहीं किया होता तो क्या इन्वेस्टमेंट मेरी बुक्स में होता? नहीं होता ना। और इन्वेस्टमेंट नहीं किया होता तो जो काम सब्सिडरी ने किया है वो हमने खुद किया होता। मैं कह रहा हूं पहले फिलहाल सिर्फ होल्डिंग कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू सोचिए, अगर हमने ये इन्वेस्टमेंट नहीं करी होती तो ऑफ कोर्स मेरी बुक्स में इन्वेस्टमेंट नहीं होती। इसलिए मैं कह रहा हूं जब मैं कंसोलिडेशन करूंगा तो होल्डिंग कंपनी की तो सारी आइटम्स मैं बैलेंस शीट में लिखूंगा, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में लिखूंगा, लेकिन एक चीज छोड़ दूंगा, और वो क्या? इन्वेस्टमेंट। मैंने जो अभी आपके साथ ऐसे एग्जांपल शेयर किया था, क्या मैंने इसमें मैंने क्या इसमें इन्वेस्टमेंट लिखा था? नहीं, इन्वेस्टमेंट को तो हटा दिया। यही तो कह रहे थे कि इन्वेस्टमेंट नहीं करते तो जो मशीन एस ने खरीदी थी वो हम खुद ही खरीद लेते। यहां पर वही बात कह रहे हैं कि होल्डिंग कंपनी की सारी आइटम लिखेंगे एक्सेप्ट वन, और वो क्या? इन्वेस्टमेंट्स। इसका मतलब ये हुआ ये जो होल्डिंग कंपनी के फिक्स एसेट्स हैं ये यहां पर एज इट इज आ जाएंगे 2 लाख रुपए के। अच्छा, होल्डिंग कंपनी के करंट एसेट्स कितने के हैं? 30,000 के, वो भी यहां पर आ जाएंगे। होल्डिंग कंपनी की शेयर कैपिटल कितने की है? 3 लाख रुपए की, वो भी यहां पर आ जाएगी। होल्डिंग कंपनी के क्रेडिटर्स कितने के हैं? 20,000 के, वो भी हमने लिख दिए। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट से एक एक आइटम पिक करके कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में एज इट इज कॉपी पेस्ट मार दी, एक चीज छोड़कर, और वो चीज कौन सी? ये इन्वेस्टमेंट नहीं लिखा बस। अब आ जाओ सब्सिडरी कंपनीज। अब आप मुझे जरा सोच के बताइए, अगर हमने इन्वेस्टमेंट ही नहीं करी होती तो क्या सामने वाले ने शेयर इशू किए होते? अगर हमने इन्वेस्टमेंट नहीं करी होती तो क्या सामने वाले ने शेयर इशू किए होते? नहीं किए होते। इसका मतलब अगर हमारी बुक्स में इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसका मतलब उसकी शेयर कैपिटल भी नहीं होती। और जो उसने ये फिक्स एसेट्स खरीदे हैं, ये करंट एसेट में इन्वेस्टमेंट किया है या क्रेडिटर से उधार लिया, ये तो फिर हम खुद ही कर रहे होते। इसका मतलब ये कि अब मैं दूसरी बात क्या बोल रहा हूं, सब्सिडरी कंपनी के सारी आइटम्स को एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देंगे एक्सेप्ट वन थिंग, और वो उनकी शेयर कैपिटल। उनकी शेयर कैपिटल नहीं लिखनी है। अब मेरे इस एग्जांपल को देखो, क्या मैंने इस बैलेंस शीट के अंदर जो मैंने कहा था कि ये हमारी कंसोलिडेटेड है, मैंने होल्डिंग कंपनी की इन्वेस्टमेंट नहीं लिखी थी, और सब्सिडरी कंपनी की ये जो शेयर कैपिटल है ये भी मैंने कहां जोड़ी थी? मतलब मैं कंसोलिडेशन करते वक्त, अगर बिल्कुल बेसिक सा एग्जांपल हो, तो मैं कंसोलिडेशन करते वक्त होल्डिंग कंपनी की इन्वेस्टमेंट और सब्सिडरी कंपनी की शेयर कैपिटल को इग्नोर करके बाकी सारी आइटम्स को जोड़ देता हूं। मैं अभी इस बात में ना और भी कई बातें जोड़ूंगा, इसमें भी और कई बातें बोलूंगा। फिलहाल के लिए क्या ये बात आपको समझ में आ गई है? हाँ सर। इसका मतलब ये हुआ कि मैं अब क्या करने जा रहा हूं, मैं अब सब्सिडरी कंपनी की आइटम्स पर फोकस कर रहा हूं। अब ध्यान रखें, होल्डिंग का हो गया, अब सब्सिडरी कंपनीज की आइटम्स पर फोकस अगर हम करते हैं, तो ये रही सब्सिडरी कंपनी की आइटम्स। पहले फिक्स एसेट्स 80,000 लिख दिए। सब्सिडरी कंपनी के करंट एसेट्स कितने के हैं? 20,000 के, लिख दिए। सब्सिडरी कंपनी की शेयर कैपिटल तो लिखते ही नहीं, उसके क्रेडिटर्स कितने के हैं? 10,000 के। ये क्या हो गया? 280। ये कितना? 50,000। ये कितना? 30,000। क्या टोटल हो गया मैच? 330। यही है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, यही है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। मैं एक बार फिर से अपनी बात बोलूं, मैंने आपसे ये बोला सिंपल टर्म से बोला कि हम जब होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनीज को कंसोलिडेट करेंगे, अभी तक आपकी जितनी समझ है, धीरे धीरे ना इसमें पॉइंट्स में ऐड करता जाऊंगा, अभी तक आपकी जितनी समझ है, मैंने आपसे ये बोला कि दो बैलेंस शीट को मर्ज करने के लिए आपको क्या सोचना है। अगर हमने इन्वेस्टमेंट ही नहीं किया होता तो सामने वाले की शेयर कैपिटल भी नहीं होती। इसका मतलब हमें कंसोलिडेशन करते वक्त भाई हमारे एसेट लायबिलिटीज मैच कब होंगे? जब मैं एसेट से कुछ उड़ाऊं और लायबिलिटी से भी कुछ उड़ाऊं। मैंने होल्डिंग कंपनी के एसेट से 90,000 ये उड़ा दिए और सब्सिडरी कंपनी की लायबिलिटी से 90,000 ये उड़ा दिए, ये आपस में कट गया, और इसलिए हमारी बैलेंस शीट, बाकी मैंने सारी चीजों को सिंपली टोटल करके कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना दी। इसको अगर आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए। अभी मैं फिर कुछ और बातें भी बोलूंगा इसी एग्जांपल में। वीडियो को पॉज करके भी आप नोट कर सकते हैं, और आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर बाद में भी नोट कर सकते हैं। और जो बच्चे, जैसे मैंने पहले भी बताया, जो बच्चे मुझसे ही क्लासेस ले रहे थे, उन्होंने ये सारे केसेस अपने नोटबुक्स में लिखे ही होंगे आपको।
आपके पास, तो आप इसको नहीं भी नोट करेंगे चलेगा। चलिए अब एक अगला एनालिसिस यहां पर देखिएगा प्लीज। देखिए अगर आप ध्यान से सोचें, होल्डिंग कंपनी ने जो ये इन्वेस्टमेंट किया था 90,000 का, होल्डिंग कंपनी ने जो ये इन्वेस्टमेंट किया था 90,000 का, कहीं ना कहीं ये पैसा हमने किसको दिया? हमने सब्सिडरी कंपनी को दिया। और सब्सिडरी कंपनी ने इससे क्या किया होगा? सब्सिडरी कंपनी ने इस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया होगा। हम बोलते हैं कि सब्सिडरी कंपनी ने इस पैसे से नेट एसेट्स खरीदे होंगे। एसेट्स नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नेट एसेट्स खरीदे होंगे। मुझे जरा बताओगे सब्सिडरी कंपनी के नेट एसेट्स कितने हैं? पिछली क्लास में आपको याद है, जाते जाते मैंने आपको एक नेट एसेट का एग्जांपल लिखवाया था। आप अगर चेक करें सब्सिडरी कंपनी के नेट एसेट्स कितने हैं, सब्सिडरी कंपनी की बात करें, सब्सिडरी कंपनी ने 80,000 के फिक्स एसेट्स खरीदे, 20,000 के करंट एसेट खरीदे, लेकिन 10,000 के क्रेडिटर्स भी हैं। नेट एसेट्स कितने हैं? 80 प्लस 20 1 लाख माइनस 10 90। इसका मतलब हमने सामने वाले को 90 दिया और उसने 90,000 की करंट नेट एसेट्स खरीद लिए। तो मैं अब कंसोलिडेशन के टाइम पर बेसिकली कर क्या रहा हूं? मैं इस इन्वेस्टमेंट्स को अपनी किताबों से हटा रहा हूं और जो इस इन्वेस्टमेंट का सब्सिडरी कंपनी ने किया है बस मैं अपनी किताबों में लेके आ रहा हूं। ये चैप्टर हालांकि जर्नल एंट्री से मुक्त है, इस चैप्टर में हमें जर्नल एंट्रीज नहीं पास करनी है, लेकिन मैं आपको एक जर्नल पास करके दिखाऊं तो हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी किताबों से इन्वेस्टमेंट को निकाल रहे हैं। भाई हमने इस कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट को हटा दिया और बदले में हमने क्या किया? बदले में हमने सब्सिडरी कंपनी के नेट एसेट लिखे हैं 80 प्लस 20 माइनस 10। 80 प्लस 20 माइनस 10 कितना होता है? 90। जो 90 की इन्वेस्टमेंट सिर्फ दिख रही थी पहले, जो पहले सिर्फ 90,000 की इन्वेस्टमेंट दिख रही थी, हमने इस इन्वेस्टमेंट को हटा के एक्चुअली में इस इन्वेस्टमेंट के अंदर जो है फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स और माइनस करंट लायबिलिटीज, वो हमने अपने बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करना शुरू कर दिया। मतलब अगर सपोज मैं यहां पर एक एंट्री करके दिखाऊं तो होल्डिंग कंपनी ने क्या किया? अपनी सारी आइटम लिखी, सिर्फ एक चीज छोड़ी, क्या? इन्वेस्टमेंट्स। मतलब उसने अपनी किताबों से इन्वेस्टमेंट को हटा दिया। इन्वेस्टमेंट का बैलेंस डेबिट होता है, जब निकाल देते तो क्या करना पड़ता है? क्रेडिट। और इस इन्वेस्टमेंट के हटाने के बाद वो क्या लेके आया? सब्सिडरी कंपनी का फिक्स एसेट लेके आया और सब्सिडरी कंपनी के करंट एसेट्स लेके आया। भाई एसेट जब आते हैं तो डेबिट होते हैं, और एक लायबिलिटी भी लेके आया, क्रेडिटर्स। आप देख लो फिक्स एसेट्स हम कितने के लेके आए? 80 के लेके आए। करंट एसेट्स कितने के लेके आए? 20 के लेके आए। हमारी इन्वेस्टमेंट कितने की गई? 90 की गई। और क्रेडिटर्स कितने के आए? 10 के आए। ये 90,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट हटा के हम एक्चुअली में अपनी किताबों में 80 प्लस 20 माइनस 10 90,000 के नेट एसेट लेके आए। ये जर्नल हमें पास नहीं करनी है, मैं सिर्फ आपको करके बता रहा, एक लॉजिक बता रहा हूं आपको कि हमने एक्चुअली में करा क्या है। हमने अपनी किताबों से इन्वेस्टमेंट को हटा दिया और उस इन्वेस्टमेंट से जो सामने वाली कंपनी ने किया था बस वो चीजें अपने पास ले आए। यही है कंसोलिडेशन। इसी के इर्द गिर्द हम देखेंगे, बस चीजों को ऐड करते जाएंगे और धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटीज को बढ़ाते जाएंगे। इसको अगर मर्जी आपकी, अगर इस जर्नल को नोट करना हो तो कर सकते हो आप। इसको ऐसे दिखाओगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बताता हूं कैसे, रुको। बेसिकली हमने करा किया है, हमने सामने वाली कंपनी के, मतलब सब्सिडरी कंपनी के, देखो ये नेट एसेट अपनी किताबों में ले आए, ये 90 है, और क्या हटा के 90 की इन्वेस्टमेंट को रिप्लेस कर दिया बेसिकली नेट एसेट से। चलिए अब हमारा ये केस 2 है। और जो बच्चे देखो YouTube से देख रहे हैं, प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार ही पढ़ रहे हैं तो प्लीज केस 1 की मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि आपने नोटिंग करी होगी, आपने अपने रजिस्टर में प्रॉपर नोट बनाए होंगे, क्योंकि जब आप बाद में इन नोट्स को रिवाइज करेंगे ना तो ये सारे केसेस अगर आपके सामने लिखे होंगे तो आपको सारी बातें रिकलेक्ट करने में ईजी रहेगा। तो नोटिंग प्लीज आप जरूर कर लीजिएगा। अब अगर आप केस 2 देखेंगे तो केस 2 ऑलमोस्ट केस 1 जैसा है। मैंने सिर्फ फर्क क्या रखा है, अगर आप देखें तो इन्वेस्टमेंट के अमाउंट को मैंने चेंज कर दिया। केस 1 में हमारा इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कितना था? 90,000 का था। यहां पर मैंने इन्वेस्टमेंट का अमाउंट जो है वो कितना कर दिया है केस 2 में? ये मैंने यहां पर 1 लाख कर दिया है। ये मेन फर्क है केस 1 और केस 2 में। अब हमें किस तरीके से कंसोलिडेशन करना है, ये इन्वेस्टमेंट का अमाउंट बदलने से क्या असर पड़ने वाला है हमारी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट पे, ये हमें यहां पर अब एनालाइज करना है। देखिए सबसे पहले तो वही दिमाग में रखिए, हम जब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? होल्डिंग कंपनी की खुद की सारी आइटम लिखते हैं एक्सेप्ट वन थिंग,
होल्डिंग कंपनी एक चीज छोड़ देती है अपनी, वो क्या? इन्वेस्टमेंट्स। तो पहले वही कर लेते हैं। होल्डिंग कंपनी की सारी आइटम हम कहते हैं कॉपी पेस्ट हो जाती है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में, एक चीज को छोड़कर, और वो क्या? इन्वेस्टमेंट। भाई होल्डिंग कंपनी की खुद की तो सारी आइटम आएगी ना, और इन्वेस्टमेंट क्यों छोड़ रहे हैं? हम यही तो कह रहे हैं, अगर ये इन्वेस्टमेंट ना किया होता, किसी और को पैसा ना दिया होता, और वो पैसा हमने खुद ही लगाया होता, तो हमारी बैलेंस शीट कैसी दिखती? तो इसलिए इन्वेस्टमेंट नहीं दिया होता तो ऑफकोर्स इन्वेस्टमेंट नहीं होता ना। तो मैं ये कह रहा हूं कि इन्वेस्टमेंट को हम नहीं लिखते, और वैसे भी हम क्या कह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट को हटाकर जो इस इन्वेस्टमेंट से सब्सिडरी कंपनी ने किया है, नेट एसेट खरीदे हैं, वो हम अपनी किताबों में लेके आते हैं। इसलिए हम होल्डिंग कंपनी की सारी आइटम लिखते हैं एक चीज छोड़कर, और वो क्या? इन्वेस्टमेंट्स। आइए जरा पहले वो काम तो करें। होल्डिंग कंपनी की आपको यहां पर क्या क्या आइटम्स दिख रही हैं? अगर मैं होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट पे फोकस करूं, 2 ये रही और 3 यहां पर हैं, जिसमें से एक ये नहीं शो कर दी है। इसका मतलब ये 4 आइटम तो हम अपनी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में लिख ही लेते हैं। सबसे पहले होल्डिंग कंपनी के फिक्स्ड एसेट्स 2 लाख रुपए के। होल्डिंग कंपनी के करंट एसेट्स 20,000 रुपए के। इन्वेस्टमेंट लिख रही नहीं। होल्डिंग कंपनी की शेयर कैपिटल 3 लाख रुपए की। होल्डिंग कंपनी के क्रेडिटर्स 20,000 रुपए के। क्या इतना समझ में आता आपको? हाँ सर, हमने होल्डिंग कंपनी की सारी आइटम लिखी एक चीज छोड़कर, और वो कौन सी? इन्वेस्टमेंट्स। अब हम कह रहे हैं सब्सिडरी कंपनी का क्या करते हैं? अगर हमने इन्वेस्टमेंट ही नहीं किया होता तो उन्होंने शेयर भी ना इशू किए होते। इसका मतलब सब्सिडरी कंपनी की सारी आइटम लिखनी है एक चीज छोड़कर, और क्या? उनकी शेयर कैपिटल। उनकी शेयर कैपिटल नहीं लिख रही। उन्होंने हमारे पैसे से क्या किया होगा? उन्होंने हमारे पैसे से नेट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट्स किया होगा। तो हम यहां पर अब क्या कह रहे हैं, हम अब सब्सिडरी कंपनी के सारे आइटम्स को लेके आएंगे। अब फोकस सब्सिडरी कंपनी पर। सब्सिडरी कंपनी के ये रहे आइटम्स, सब्सिडरी कंपनी के ये रहे आइटम्स, बस एक ये चीज छोड़ देनी है, उनकी शेयर कैपिटल छोड़ देनी है। तो 80,000 उनके फिक्स एसेट्स, 20,000 उनके करंट एसेट्स, और उनके क्रेडिटर्स कितने के हैं? उनके क्रेडिटर्स हैं 10,000 के। इसका मतलब अभी तक हमारी जितनी समझ है हमने सब कुछ लिख लिया। ये कितना हो गया? 280। ये कितना हो गया? 40। और ये कितना हो गया? 30,000। ओहो, बैलेंस शीट तो टैली ही नहीं कर रही इस बार। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारी बैलेंस शीट यहां पर टैली नहीं कर रही है। और बैलेंस शीट टैली ना करने के पीछे कारण क्या है? टैली ना करने के पीछे कारण यह है कि इस बार अगर हम ध्यान से सोचें तो मैंने कहा था कि 2 चीजें इग्नोर हो रही हैं। इन दोनों बैलेंस शीट में 2 चीजें इग्नोर हो रही हैं। क्या? होल्डिंग कंपनी के एसेट साइड से इन्वेस्टमेंट इग्नोर किया, और सब्सिडरी कंपनी की लायबिलिटी साइड से शेयर कैपिटल को इग्नोर किया। क्योंकि अगर हम इन्वेस्टमेंट नहीं करते तो उनकी शेयर कैपिटल नहीं होती। ये दोनों चीजें कहीं ना कहीं आपस में कैंसिल हो जाती है। अब प्रॉब्लम यह है कि केस 1 में तो ये दोनों चीजें सेम थी, इसलिए सेम अमाउंट कैंसिल हो गया, बैलेंस शीट टैली कर गई। इस बार प्रॉब्लम यह है कि हमने एसेट साइड से जो चीज गायब करी है वो तो 1 लाख की है, और लायबिलिटी साइड से जो चीज गायब करी है वो 90,000 है। तो जब मैं एसेट साइड से 1 लाख उड़ाऊंगा और लायबिलिटी साइड से 90,000 उड़ाऊंगा, तो एसेट साइड में तो 10,000 ज्यादा चले गए, एसेट साइड से 10,000 ज्यादा गायब हो गए। तभी आप देखिए एसेट साइड जो है वो 10,000 कम आई है लायबिलिटी साइड के मुकाबले में। ये टोटल कितना है? 330। ये टोटल कितना है? 320। इसका मतलब एसेट साइड के अंदर 10,000 ज्यादा चला गया, ज्यादा उड़ गया। अब बैलेंस शीट तो टैली करानी है, अब वो क्या करेंगे? अब उसके लिए ध्यान से सोचिएगा। अब मेरी बात को फिर से बड़े ध्यान से सुनना। मुझे पहले ये बताइए, सब्सिडरी कंपनी के नेट एसेट्स कितने हैं? सर सब्सिडरी कंपनी के नेट एसेट्स 80,000 प्लस 20,000 माइनस 10,000, 90,000 है। ये 90,000 शेयर कैपिटल के थ्रू भी रिप्रेजेंट हो रहे हैं। नहीं, शॉर्टकट से अगर देखें, क्या था ना पिछली क्लास में नेट एसेट निकलवाया था मैंने आपसे, मैंने कहा था यूज होगा, आज यूज होना है। मैं कोई भी चीज क्लास में शौकिया नहीं कराता, यूज होनी होती है तभी कराता हूं, ठीक है? अब जरा मुझे सोच के बताइए, मेरे यहां पर सब्सिडरी कंपनी के नेट एसेट्स कितने के हैं? सर सब्सिडरी कंपनी के नेट एसेट 80 प्लस 20 माइनस 10, 90,000 है। इसका मतलब जरा सोचिए, हमने इस बार सामने वाली कंपनी में इन्वेस्टमेंट तो 1 लाख रुपए की करी है, पर उन्होंने जो हमको नेट एसेट्स दिए ना वो 90,000 के दिए। अब दिखने में लगेगा कि हमें नुकसान हो गया कि हमने दिए तो 1 लाख रुपए हैं, लेकिन नेट एसेट सामने वाले के 90,000 हैं। नुकसान नहीं हुआ। हम ये मान के चलते हैं कि अगर हमने ज्यादा पैसे दिए ना, अगर हमने ज्यादा पैसे दिए तो हमने सामने वाले को गुडविल के दिए होंगे। अब आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, देखिए हमारी जो खुद की गुडविल होती है ना, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, वो कभी भी बैलेंस शीट में नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस की जो गुडविल है, आप मानते हो कि रिलायंस की गुडविल है, भाई आप जानते हो तो उसका मतलब उनकी गुडविल है। वो जो उनकी खुद की गुडविल है वो कभी भी उनकी बैलेंस शीट में नहीं दिखेगी। आप मारुति का नाम जानते हो, इसका मतलब मारुति की गुडविल है, तो मारुति की जो खुद की सेल्फ जनरेटेड गुडविल है वो उनकी बैलेंस शीट में नहीं दिखती। लेकिन अगर वो अपना बिजनेस किसी को बेचेंगे तो वो गुडविल के पैसे तो चार्ज करेंगे।
मतलब जो किताबें, जो उनकी किताबों में एसेट दिख रहे हैं उनसे ज्यादा ही पैसे लेंगे, मतलब वो गुडविल के पैसे लेंगे, ये बात मानते हो? अगर उनकी किताबों में 100 रुपए के एसेट दिख रहे हैं और उनको लगता है कि हमारी गुडविल की वैल्यू 50 रुपए है, तो वो 100 रुपए के एसेट्स के बदले 150 रुपए चार्ज करेंगे। अब यहां पर भी आप यही सोचिए, आपने जिस सब्सिडरी कंपनी को खरीदा है उसके लिए आपने 1 लाख रुपए दिए हैं। अब उसकी किताबों में एसेट तो 90 के दिख रहे हैं, पर आपने 1 लाख क्यों दिए होंगे? क्योंकि आपको लग रहा होगा ना सामने वाले की कुछ रेपुटेशन है, उसके नाम से बिजनेस आएंगे। भाई सब्सिडरी ये थोड़ी है कि मैं खुद की बनाऊं, मैं ये भी तो हो सकता है किसी और कंपनी के 50% ज्यादा शेयर टेक ओवर कर लूं, बन जाऊंगा उसकी होल्डिंग कंपनी। नहीं, तो जब मैं किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रहा हूं और उसकी वर्थ से ज्यादा पैसे दे रहा हूं, इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे नुकसान हो रहा है, इसका मतलब यह है कि मैंने सामने वाली कंपनी को उसके नेट एसेट से जितने ज्यादा रुपए दिए हैं, वो जो ज्यादा रुपए दिए ना, वो उसके लिए उसके इंटेंजिबल एसेट्स के नाम के दिए हैं, मतलब उसके गुडविल के नाम के दिए हैं। तो मैं अब आपसे क्या कह रहा हूं, आपने इन दोनों बैलेंस शीट्स को टोटल किया, मर्ज किया, मतलब कंसोलिडेट किया। होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट से इन्वेस्टमेंट को हटाया जो 1 लाख था, सब्सिडरी कंपनी की बैलेंस शीट से 90,000 की कैपिटल हटाई, तो हमारे एसेट साइड से 10,000 ज्यादा उड़ गए। तो जहां पर ज्यादा उड़ गए वहां पर हमें क्या लिखना पड़ेगा? हम यहां पर लिखेंगे गुडविल। मैं आपको भी ना इसका लॉजिकल अभी आपको एक रीजनिंग दूंगा तो आपको बात और बेहतर समझ में आएगी। गुडविल यहां पर कितने की आएगी? गुडविल यहां पर 10,000 की आएगी। हमारी बैलेंस शीट यहां पर ना टैली हो गई है 330। अब ये गुडविल निकालने का मैं आपको भी एक वर्किंग नोट भी बताऊंगा कि वो कैसे निकलता है, लेकिन उससे पहले याद है मैंने अभी केस 1 में आपको एक जर्नल एंट्री पास करके दिखाई थी, मैं यहां पर भी अगर एक एंट्री पास करके दिखाऊं आपको तो मुझे जरा सोच के बताइएगा। हमने अपनी किताबों से इन्वेस्टमेंट, मतलब होल्डिंग कंपनी ने अपनी किताबों से इन्वेस्टमेंट को हटा दिया, मतलब हमने कहा हम इन्वेस्टमेंट नहीं लिखेंगे। इन्वेस्टमेंट मेरी बुक्स में डेबिट थी, मैंने उसे हटा के क्रेडिट कर दिया, ऐसे ही किया। और इसके बदले में क्या लेके आया? सब्सिडरी कंपनी के नेट एसेट्स। सब्सिडरी कंपनी के नेट एसेट्स क्या आए हैं मेरे पास? मेरे पास 80,000 के फिक्स एसेट आए हैं, 20,000 के करंट एसेट आए हैं और 10,000 के क्रेडिट्स आए हैं, यही आया। तो अगर मैं यहां पर लिखना चाहूं, फिक्स एसेट्स आए हैं 80,000 के, करंट एसेट्स आए हैं 20,000 के, और हमारे पास क्रेडिटर्स भी आए हैं 10,000 के, और हमारी बुक से इन्वेस्टमेंट कितने की गई है? 1 लाख की गई है। अब देखा जाए हमने 1 लाख रुपए अपनी किताबों से हटाए, लेकिन जो रिप्लेसमेंट हुआ है इस बार वो रिप्लेसमेंट तो 90,000 का ही हुआ है। तो हम क्या मानेंगे कि 90,000 के नेट एसेट तो हमें दिख रहे हैं, ये तो टेंजिबल एसेट है, पर मैं अगर 1 लाख रुपए दे रहा हूं, 10,000 ज्यादा दे रहा हूं, तो पक्का मैंने किसी इनटेंजिबल एसेट के भी पैसे दिए हैं। इसलिए जब ये मैच ना करे तो हम फिर क्या करते हैं? हम करते हैं कि हमने जो ये 10,000 ज्यादा दिए हैं वो किसके लिए दिए होंगे? वो गुडविल के लिए दिए होंगे, तो हमने वही गुडविल शो करी है। अब ना मैंने आपसे क्या बोला कि हमारा ये चैप्टर ना जर्नल से मुक्त है, ये एंट्री हमें एग्जाम में थोड़ी पास करके आनी है, लेकिन ये गुडविल को निकालने का तरीका मैं अब आपको बता रहा हूं एक वर्किंग नोट के थ्रू। मतलब मैं अब इस केस की मदद से आपको पहला इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट बनाना सिखा रहा हूं। मैं इस केस नंबर 2 की मदद से आपको पहला इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट बनाना सिखा रहा हूं। उससे पहले आप क्या करें, अगर आपने ये नोटिंग नहीं करी है तो कर लीजिए। केस 2 ये हमारा क्वेश्चन है और उसके नीचे उसका सोल्यूशन है। इस वीडियो को पॉज करके भी आप नोट कर सकते हैं और आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर बाद में भी नोट कर सकते हैं, लेकिन नोटिंग प्लीज जरूर कीजिएगा, अदरवाइज बाद में ना आप परेशान हो जाएंगे आप। अब ये गुडविल को कंप्यूट करने का ना मैं अब आपको एक वर्किंग नोट सिखा रहा हूं, ठीक है? तो अभी तक हमने क्या सीखा है? अभी तक हमने ये सीखा कि हम अपनी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में होल्डिंग कंपनी के सारे आइटम्स लिखेंगे, एक चीज छोड़ के इन्वेस्टमेंट। सब्सिडरी कंपनी की सारी आइटम लिखेंगे, एक चीज छोड़ के उसकी शेयर कैपिटल। अब अगर बैलेंस शीट टैली नहीं करेगी इसका मतलब जरूर अभी कुछ और आना होगा, वो जो कुछ और आना होगा वो गुडविल भी हो सकता है, और अभी हम आने वाले केसेस में देखेंगे वो कैपिटल रिजर्व भी हो सकता है। तो वो कैलकुलेशन कैसे होगा उसके लिए हम एक वर्किंग नोट बनाया करेंगे। मतलब ये पहला वर्किंग नोट मैं आप जो आपको सिखा रहा हूं, इसके ऊपर 16 क्वेश्चन भी आते हैं
डिस्क्रिप्टिव पैटर्न मतलब न्यू सिलेबस में भी और ओल्ड सिलेबस के एमसीक्यूज भी उस पर्टिकुलर वर्किंग नोट पर बनते हैं। तो आइए जरा हम एक वर्किंग नोट बना रहे हैं और उस वर्किंग नोट को हम एक नाम देंगे, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। इस वर्किंग नोट का एक नाम और भी हो सकता है, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑब्लिक कैपिटल रिजर्व। ठीक है, अब हमें ये गुडविल कैसे निकालनी है, अब ध्यान से प्लीज मेरी बातों को सुनेगा। हमने हमने सबसे पहले ये देखना है कि हमने कितने पैसे लगाए हैं, हमारी इन्वेस्टमेंट कितने की है। हमारी इन्वेस्टमेंट कितने की है, 1 लाख रुपए की। अब इस 1 लाख रुपए देने के बदले हमें सामने वाले कंपनी के नेट एसेट्स का कंट्रोल मिला है। वो जो नेट एसेट्स हैं वो हमें यहां पर देखने हैं कि कितने नेट एसेट्स पर हमें कंट्रोल मिला है। हमें इस 1 लाख रुपए के अगेंस्ट क्या नेट एसेट्स मिले हैं, तो हमें 1 लाख रुपए के अगेंस्ट जो नेट एसेट्स मिले हैं वो हम कैसे कंप्यूट करते हैं। नेट एसेट्स कितने मिले हैं हमें, सर नेट एसेट निकालने का तरीका आपने पिछली क्लास में बताया था, ये रहा 80,000 प्लस 20,000 माइनस 10,000, तो 80,000 प्लस 20,000 माइनस 10,000, तो ये कितना हो गया, 90,000। अब आप जरा सोचिए कि हमें 1 लाख रुपए के लगाकर अगर 90,000 के नेट एसेट मिले, 1 लाख रुपया लगाकर अगर 90,000 के नेट एसेट मिले तो हमने ज्यादा पैसा दिया है। अगर हम ज्यादा पैसा दे के आते हैं तो हम ये मान के चलते हैं हमने वो पैसा किसका दिया होगा, हमने वो पैसा गुडविल का दिया होगा। इन्वेस्टमेंट हमारी कितने की है, 1 लाख रुपए की। लॉजिकली कॉमन सेंस लगाइए ना, 1 लाख रुपए दिए आपने, सामने वाले ने जो नेट एसेट्स दिए हैं, नेट एसेट देने का मतलब यह है कि जो एसेट दिख रहे हैं वो 90,000 के हैं। इसका मतलब जरूर हमने जो एक्स्ट्रा 10,000 रुपए दिए हैं वो ऐसे एसेट्स के लिए दिए हैं जो दिख नहीं रहे हैं। ऐसा एसेट जो दिखता नहीं है उसको क्या बोलते हैं, गुडविल बोलते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट लगा के हमें 90,000 रुपए की नेट एसेट्स जो है वो हमें कहीं ना कहीं मिले हैं। तो एक्स्ट्रा पैसे हमने किसके नाम के दिए होंगे, गुडविल के नाम के दिए होंगे। अब ये एक तरीका है क्या कंप्यूट करने का, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। ये कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कंप्यूट करने का एक और तरीका भी है। एक और तरीका क्या है, हम फिर से वही लिखें कि हमारी इन्वेस्टमेंट कितने की है, 1 लाख रुपए की। और आप इस बात को तो जानते हो ना कि ये जो 90,000 रुपए के नेट एसेट्स अभी आपने मुझे बताए, ये जो 90,000 रुपए के आपने मुझे नेट एसेट्स बताए, एक तरीका तो क्या है कि हम इन दोनों को जोड़ें और माइनस 10 कर दें। और दूसरा तरीका क्या है, शॉर्टकट क्या होता है कि 90,000 डायरेक्टली ये लिखो, नेट एसेट्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, सीधा इक्विटी शेयर होल्डर्स का अमाउंट लिखो 90,000। मतलब ये हुआ कि मैं यहां पर 80 प्लस 20 माइनस 10 ना करके सीधे ही अगर मैं शेयर कैपिटल का अमाउंट लिखता हूं तो वो भी तो नेट एसेट शो करता है। इसका मतलब मैं इन्वेस्टमेंट्स में से चाहूं तो सीधे सीधे इक्विटी शेयर कैपिटल भी माइनस कर सकता हूं। ध्यान रखिएगा, मैं भले ही इक्विटी शेयर कैपिटल माइनस कर रहा हूं पर मेरे मन में क्या है कि ये नेट एसेट्स ही हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल किसको रिप्रेजेंट करता है, नेट एसेट्स को ही। तो नेट एसेट्स 90 के हैं, दिए 1 लाख हैं, इसका मतलब एक्स्ट्रा 10,000 किसके लिए दिए होंगे, एक्स्ट्रा 10,000 गुडविल के लिए दिए होंगे। ठीक है जी। और आप खुद भी जानते हो, ध्यान से सोचो, अगर आपने इन्हीं दो चीजों को तो उड़ाया है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट करते वक्त, ये दो चीजें नहीं उड़ी। सोचो, आपने होल्डिंग कंपनी की इन्वेस्टमेंट को हटाया है 1 लाख रुपए की, सब्सिडरी कंपनी की शेयर कैपिटल को हटाया है 90,000 रुपए की, तो 1 लाख और 90,000 का डिफरेंस क्या है, 10,000। लेकिन अब इसका इंटरप्रिटेशन सोचिए कि इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है, हमने 1 लाख रुपए लगाए, सामने वाले ने हमें नेट एसेट कितने के दिए, 90 के दिए, हमने ज्यादा पैसे दिए। तो ज्यादा पैसे किसके लिए दिए होंगे, गुडविल के लिए दिए होंगे, और यही गुडविल हमारी फिर बैलेंस शीट में शो होगी। तो ये वर्किंग नोट हमारा अब से बना करेगा। हम जो प्रेफर करेंगे, हम आगे चल के ये वाला ज्यादा प्रेफर करेंगे, बट स्टिल मैं शुरुआती क्वेश्चंस में आपके सामान्य ज्ञान के लिए दोनों से करके बता दूंगा। फिर धीरे धीरे करके जब आप इन चीजों के लिए फैमिलियर हो जाएंगे, फिर हम जो दूसरा तरीका है, मतलब जो हमें शॉर्टकट है, वही यूज करेंगे। ठीक है, फिलहाल जब आगे वो आएंगी बातें तो मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा ही। अभी के लिए आप दोनों नोट कर लीजिए। ठीक है, और अब आप क्या करें, अब जो ये बैलेंस शीट यहां पर हमने बैलेंस शीट में 10,000 की गुडविल लिखी थी ना,
इसके ब्रैकेट में हम लिखेंगे ऐसे वर्किंग नोट नंबर 1। अब ये नोटिंग कर लो, फिर हम अपने केस नंबर 3 की तरफ बढ़े। चलिए, अब आपके सामने ये आ गया केस नंबर 3। आई होप कि आपने केस 1 और केस 2 की नोटिंग बढ़िया से कर ली है। केस नंबर 3 में आप देखिए मैंने क्या डिफरेंस रखा है, अब आप समझ गए होंगे। केस 1 में मैंने क्या किया, हमने जितने की इन्वेस्टमेंट करी हमें उतने के ही नेट एसेट मिले, तो गुडविल सीआर का कोई मतलब ही नहीं बना। दूसरे वाले केस में हमने क्या किया, हमने ज्यादा रुपए दिए, जितने के नेट एसेट खरीदे उससे ज्यादा रुपए दिए, तो वहां पर इसलिए हमने ये बोला कि जितने एक्स्ट्रा पैसे दिए हमने गुडविल के दिए होंगे। इस बार हम क्या कह रहे हैं, हमने जितने की इन्वेस्टमेंट करी है हमें इस बार नेट एसेट ज्यादा के मिले, मतलब हमने इस बार इन्वेस्टमेंट कम करी है। आप जरा देखिए, हमने यहां पर इस बार इन्वेस्टमेंट कितने की करी है, 80,000 की, और हमें इस बार नेट एसेट कितने के मिले हैं, 80 + 20 - 10, 90 कह लो, या फिर ये 90 रिप्रेजेंट हो रहा है। मतलब इस बार हमने 80,000 रुपए देके सामने वाले से सामान 90,000 का ले लिया। हमने इन्वेस्टमेंट तो 80 की करी, लेकिन हमें सामने वाले से जो नेट एसेट मिले वो 90,000 के मिले। तो इस बार एक्स्ट्रा तो छोड़ो, हमें सस्ते में मिल गया। अगर हमें सस्ते में मिला है तो उसका मतलब फायदा हुआ है, और फायदा हुआ है तो मतलब कहां जाना चाहिए, कैपिटल रिजर्व में। अब ये सब करेंगे, कैपिटल रिजर्व कैसे निकलेगा वो हमने वर्किंग नोट अभी उस पर ही हमें मास्टरी करनी है धीरे धीरे करके। लेकिन अब पहला स्टेप मैंने बोला, जब आप कंसोलिडेशन करें होल्डिंग कंपनी की सारी आइटम्स लिखनी है एक आइटम छोड़ के, और वो क्या, इन्वेस्टमेंट। आइए पहले वही कर लेते हैं। होल्डिंग कंपनी की सारी आइटम लिखेंगे, कौन कौन सी, ये 2 लाख रुपए, ये 40,000 रुपए, और ये 3 लाख रुपए, और ये 20,000 रुपए। लेकिन एक छोड़ देंगे, क्या छोड़ देंगे, ये इन्वेस्टमेंट छोड़ देंगे। इन्वेस्टमेंट छोड़ के सब लिखना है। आइए जरा, फिक्स एसेट्स, होल्डिंग सब्सिडरी, होल्डिंग कंपनी के फिक्स एसेट्स कितने के हैं सर, 2 लाख रुपए के हैं। उसके बाद करंट एसेट्स, होल्डिंग कंपनी की करंट एसेट्स कितने के हैं सर, 40,000 रुपए के। उसके बाद होल्डिंग कंपनी की शेयर कैपिटल कितने की है, 3 लाख। होल्डिंग कंपनी के क्रेडिटर्स कितने के हैं, 20,000। मैंने सब कुछ लिख दिया होल्डिंग कंपनी का, सिर्फ एक चीज नहीं लिखी, उसकी इन्वेस्टमेंट। अब मैं क्या कह रहा हूं, सब्सिडरी कंपनी की भी सारी चीजें लिखो, सिर्फ एक चीज छोड़ दो, और वो क्या चीज छोड़ दो, हम इस बार उसके जितने भी उसकी कैपिटल है, मतलब उसकी कैपिटल को छोड़ के सब कुछ लिख देंगे। आइए जरा सब्सिडरी कंपनी की तरफ बढ़ते हैं। सब्सिडरी कंपनी के फिक्स एसेट्स कितने के हैं सर, वो हैं 80,000 के। सब्सिडरी कंपनी की करंट एसेट्स कितने के हैं, 20,000 के। शेयर कैपिटल हमें नहीं लिखनी है। सब्सिडरी कंपनी के क्रेडिटर्स कितने के हैं, 10,000 के। अब आप जरा टोटल करिए, ये हो गया 30,000, ये हो गया 2,80,000, ये हो गया 60,000। क्या बैलेंस शीट टैली करेगी, बिल्कुल भी नहीं करेगी सर। कैसे टैली कर सकती है, क्यों टैली नहीं करेगी, क्योंकि हमने एसेट साइड से इस बार जब हमने होल्डिंग कंपनी के सारे एसेट लिखे तो एक एसेट नहीं लिखा 80,000 का, मतलब एसेट साइड से हमने 80,000 गायब कर दिए। फिर जब हमने सब्सिडरी कंपनी के सारे आइटम लिखे तो हमने उनकी एक लायबिलिटी नहीं लिखी, मतलब लायबिलिटी साइड से हमने 90,000 गायब कर दिया। 1,000 से 80, एक साइड से 80,000 गायब किया, एक साइड से 90,000 गायब किया, तो जहां से 90,000 गायब किया वहां पे 10,000 ज्यादा गायब हो गए। इसलिए यहां पर इस बार अगर आप देखेंगे तो हमारी लायबिलिटी साइड पर 10,000 रुपए कमाएंगे। इसका टोटल अगर आप करेंगे तो ये आएगा 3,40,000। इसका टोटल कितना आ रहा है, 3,30,000। इसका मतलब इस बार हमने यहां पर जो इन्वेस्टमेंट किया है बदले में नेट एसेट्स जो हमको मिले हैं वो ज्यादा के मिल गए, और हमें क्या हो गया है, फायदा हो गया है। तो मैं अगर आपसे इस बार फिर से वो वर्किंग नोट बना के पूछूं, पहले वो वर्किंग नोट हमारा कौन सा होता है, उसका नाम होता है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। ठीक है, हम यहां पर क्या करेंगे, हम पहले लिखेंगे इन्वेस्टमेंट। हमने इन्वेस्टमेंट कितने की करी है सर, हमने इन्वेस्टमेंट करी है हमने 80,000 रुपए की, और बदले में हमारे पास नेट एसेट्स कितने के आए हैं, हमने इन्वेस्टमेंट्स करी है 80,000 की, बदले में हमारे पास नेट एसेट्स कितने के आए हैं सर, नेट एसेट्स हमारे पास आए हैं 80,000 के सब्सिडरी कंपनी के फिक्स एसेट्स आए हैं, 20,000 के करंट एसेट्स आए हैं, और 10,000 की क्रेडिटर्स आए हैं। तो 80 + 20 - 10, 90,000। मतलब हमने 80,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करके 90,000 का सामान ले लिया, फायदे का सौदा है। तो ये ना अब नेगेटिव आएगा, हम नेगेटिव नहीं लिखेंगे,
हम लिखेंगे 10,000 ही, हम माइनस प्लस साइन नहीं लगाएंगे, हम बस यहां पे नाम चेंज कर देंगे इस बार। अगर नेगेटिव आ रहा होगा तो उसका मतलब हमने कम पैसों में ज्यादा सामान ले लिया, तो हम फिर यहां पर बस नाम चेंज करके क्या लिख देंगे, कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व, रिजर्व किस साइड आते हैं, लायबिलिटी साइड पर आते हैं, इसलिए इस बार हमारा कैपिटल रिजर्व इधर आ जाएगा। कैपिटल रिजर्व हमारा कितना आ जाएगा, ये हमने वर्किंग नोट नंबर 1 में निकाला, और कितना निकला हमारा 10,000 का। क्या हमारी बैलेंस शीट टैली कर गई है क्या? हाँ सर, बैलेंस शीट टैली कर गई है 340। और फिर मैंने आपको बताया कि जो ये कॉस्ट ऑफ कंट्रोल है, ये एक और तरीके से भी कंप्यूट हो सकता है। और वो दूसरा तरीका क्या है कि हम इन्वेस्टमेंट जैसे लिख रहे थे वो तो वैसे ही लिखें। इन्वेस्टमेंट हमारी कितने रुपए की है, इन्वेस्टमेंट हमने करी है 80,000 की, और उसमें से क्या माइनस करते हैं कि इस 80,000 के अगेंस्ट हमें कितने के नेट एसेट मिले। अब नेट एसेट निकालने का एक तरीका तो क्या है कि आप एसेट्स लो और उसमें से लायबिलिटीज को माइनस करो, और या फिर ये नेट एसेट्स जिसके थ्रू रिप्रेजेंट हो रहे हैं डायरेक्टली वही लिखो। हमारे इस एस लिमिटेड की बैलेंस शीट में ये जो नेट एसेट्स हैं, ये नेट एसेट्स किसके थ्रू रिप्रेजेंट हो रहे हैं, इस 90,000 इस शेयर कैपिटल के अगेंस्ट रिप्रेजेंट हो रहे हैं, इस शेयर कैपिटल से तो रिप्रेजेंट हो रहे हैं। ये 90 निकालने का एक तरीका क्या है, 80 प्लस 20 माइनस 10, और या फिर डायरेक्टली ये 90 ही ले लो। नहीं, और मैं ये शॉर्टकट क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आगे चल के ना ये 80 प्लस 20 माइनस 10 वाला तरीका फेल हो जाएगा, हमें शॉर्टकट से ही करना पड़ेगा। आगे चल के आप देखेंगे। तो फिलहाल के लिए आपको मैं ये कह रहा हूं कि हम इस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट क्या माइनस कर देंगे, नेट एसेट्स। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं भले ही यहां पर शेयर कैपिटल लिख रहा हूं, लेकिन इसको मन की आंखों से देखोगे तो आपको ये शेयर कैपिटल नहीं दिखेगा, ये नेट एसेट दिखने चाहिए आपको कि मैंने 80,000 रुपए लगाकर 90,000 के नेट एसेट लिए हैं, मैंने कम पैसे दिए हैं। अगर मैं कम पैसे दूं, सामान ज्यादा का मिल जाए, तो हम उस एक्स्ट्रा सामान मिले हुए को क्या बोलते हैं, कैपिटल रिजर्व। 80 माइनस 90 करके नेगेटिव आ रहा है, लेकिन हम नेगेटिव लिखते नहीं है, बस हम नाम बदल के सीआर लिख देते हैं, कैपिटल रिजर्व लिख देते हैं। ठीक है, तो ना अब अभी तक देखो बातों को ना फाइनल सम अप करके चलते हैं, ठीक है ना, सब कुछ हमारी पकड़ में रहे। मैं कह रहा हूं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते वक्त आपको क्या करना है, होल्डिंग कंपनी की सारी आइटम लिखनी है। अभी तक जो ज्ञान है उसके हिसाब से कह रहे हैं, आगे जाके ज्ञान बदलेगा। अभी तक का जो ज्ञान है वो क्या कहता है, होल्डिंग कंपनी की सारी आइटम लिखनी है एक चीज छोड़कर, और वो क्या, इन्वेस्टमेंट्स। सब्सिडियरी कंपनी की सारी आइटम लिखनी है एक चीज छोड़कर, और वो क्या, शेयर कैपिटल। नहीं, और ये लिखने के बाद हमारी बैलेंस शीट टैली नहीं करेगी, क्योंकि हम कभी ज्यादा पैसे दे देंगे नेट एसेट्स के लिए, कभी कम पैसे देंगे। ज्यादा पैसे दे देंगे तो गुडविल आ जाएगा, कम पैसे देंगे तो सीआर आ जाएगा। हमारा पहला केस क्या था, हमने उतने ही पैसे दिए जितने की हमें नेट एसेट मिले। दूसरे में हमने ज्यादा पैसे दे दिए, तो ज्यादा पैसे दिए हैं तो इसका मतलब हमने जरूर गुडविल खरीदी है। कम पैसे देंगे तो हमें फायदा हो गया, कम पैसे देंगे तो कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। और ये कैपिटल रिजर्व या गुडविल निकालने के लिए हमने कहा एक वर्किंग नोट बनाया करेंगे। इस वर्किंग नोट का नाम क्या है, इस वर्किंग नोट का नाम है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। हम कॉस्ट ऑफ कंट्रोल भी बोल सकते हैं, और हम अगर चाहें तो इसका एक और नाम दे सकते हैं, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑब्लिक सीआर। या तो गुडविल निकलेगी या सीआर निकलेगा। हम ये वर्किंग नोट में क्या लिखते हैं, इन्वेस्टमेंट, और फिर उस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट हमें नेट एसेट्स कितने के मिले हैं। नेट एसेट एक तरीका है कि सारे एसेट में से एक्सटर्नल लायबिलिटीज को माइनस करो, और दूसरा तरीका है नेट एसेट जिसके थ्रू रिप्रेजेंट हो रहे हैं वही लिख दो। और अगर आप ध्यान से सोचे, हमने यही दो चीजें तो इग्नोर करी है कंसोलिडेशन करते वक्त। हमने कहा होल्डिंग कंपनी की सारी आइटम लिखो एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट, सब्सिडियरी की सारी लिखो एक्सेप्ट शेयर कैपिटल। तो ये कहीं ना कहीं इन दोनों का ही तो गैप ही तो है, गुडविल या सीआर। चलो जी, मैं अब आपको लिखने का वक्त दे रहा हूं, इसको आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा प्लीज नोट करने के लिए, मैं ज्यादा देर ये स्लाइड नहीं रखूंगा सामने। एक और बात वापस से रिपीट करूंगा, हम अभी शेड्यूल 3 फॉलो नहीं कर रहे हैं। आपको भी शेड्यूल 3 के चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको अभी कॉन्सेप्ट सीखने पर फोकस करना है। अब आप में से कई बच्चों का एक सवाल ये हो सकता है कि सर जो वो आप एंट्री करके दिखा रहे थे, देखो मैंने कहा ये चैप्टर ना जर्नल से मुक्त है, बट स्टिल मैं एक और बार एंट्री करके दिखाता हूं, आगे से फिर हम ये एंट्री पास नहीं करेंगे, ठीक है।
हमने क्या किया है, हमने इस पर्टिकुलर केस में इन्वेस्टमेंट को अपनी किताबों से निकाला है ना, होल्डिंग कंपनी ने अपनी किताबों से इन्वेस्टमेंट को बाहर कर दिया। कितने की इन्वेस्टमेंट को बाहर कर दिया, 80,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट को बाहर कर दिया, और बदले में वो अपनी किताबों में क्या लेके आए, सब्सिडरी कंपनी के नेट एसेट्स। सब्सिडरी कंपनी के नेट एसेट्स में क्या क्या आया, सब्सिडरी कंपनी के नेट एसेट्स में एक तो आए फिक्स एसेट्स, कितने के फिक्स एसेट्स आए, 80,000 के। फिर आए करंट एसेट्स, कितने के करंट एसेट्स आए, 20,000 के। और क्या आया, क्रेडिटर्स आए, क्रेडिटर्स कितने के आए, 10,000 के। देखा जाए तो हमारे पास ये जो सामान आया ये 90 का आया, जबकि हमने इन्वेस्टमेंट कितने की करी है, 80 की करी है। इसका मतलब अब आप देख रहे हैं एक डेबिट या क्रेडिट साइड पर एक बैलेंसिंग फिगर आएगी। इस बार ये बैलेंसिंग फिगर किस साइड आ रही है, यहां पर आ रही है। क्रेडिट साइड पर बैलेंसिंग फिगर होने का मतलब है फायदा हुआ है, ठीक है ना। देख लो मैच हो गई एंट्री। ये एंट्री हमें एग्जाम में पास करके नहीं आनी है, ये सिर्फ मैंने आपकी समझ के लिए ही पास करवाई है। चलिए अब हम अपने केस नंबर 4 की तरफ बढ़ रहे हैं, और केस नंबर 4 में अब आपको एक नई चीज दिखेगी, और वो नई चीज क्या दिख रही है, यहां पर आपको भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी दिख रहा है, ठीक है, जो अभी तक नहीं दिख रहा था। अब ना हमारा देखो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, हमें अब ना एक इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट बनाना है जिसका नाम है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, ठीक। और कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में आप बेसिकली दो चीजों को कंपेयर करते हो कि आपने ज्यादा पैसा दिया है या कम पैसा दिया है। मतलब आपने जब सामने वाली कंपनी में कंट्रोल हासिल किया, मतलब उसके 100% शेयर खरीद कर या मेजॉरिटी शेयर्स खरीद कर, जैसे ही आपने सामने वाली कंपनी का कंट्रोल हासिल किया तो आपने ज्यादा पैसे दिए हैं या कम पैसे दिए हैं। ज्यादा पैसे दिए हैं तो गुडविल आ जाएगा, कम पैसे दिए हैं तो फायदा हो गया, मतलब कैपिटल रिजर्व है। अब ये कंपैरिजन दो चीजों को मिलाकर होता है, किस किस को, हमारी इन्वेस्टमेंट्स को हम कंपेयर करते हैं सब्सिडरी कंपनी के नेट एसेट से। मैं फिर से बोलता हूं, अब हम यहां पर चीजों को कंक्लूड कर रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूं कि हमें दो चीजों को कंपेयर करना पड़ता है, होल्डिंग कंपनी ने इन्वेस्टमेंट कितना किया और बदले में सब्सिडियरी कंपनी के नेट एसेट्स कितने आए। इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी की देखनी है और नेट एसेट्स सब्सिडियरी कंपनी के देखने हैं। ये बात मेरे ख्याल से अब आपको क्लियर हो गई होगी। अब मैं अगर आपसे इस पर्टिकुलर बैलेंस शीट में पूछूं कि मुझे बताइए सब्सिडियरी कंपनी के नेट एसेट्स क्या हैं, और जब मैं बोलता हूं नेट एसेट्स तो मेरा मतलब किससे होता है, नेट एसेट्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर से। मुझे आप चेक करके बता पाएंगे कि नेट एसेट्स क्या हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। सर अगर हम यहां पर नेट एसेट्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स कंप्यूट करना चाहें तो एक तो तरीका होता है बड़े वाला तरीका, जहां पर हम फिक्स एसेट्स लेते हैं। फिक्स एसेट्स कितने के हैं, 80,000 के। ध्यान रखें सब्सिडरी कंपनी के देखने हैं ना, 20,000 के करंट एसेट्स हैं। और उसके बाद फिर हमने क्या करना है, इसमें से माइनस कर देनी है एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज में हमारे पास क्या है, क्रेडिटर्स हैं। कितने के हैं, 10,000 रुपए के हैं। इसका मतलब हमारे नेट एसेट्स यहां पर कितने के हो गए, सर नेट एसेट्स हमारे हो गए 90,000 के। हमारे नेट एसेट्स कितने के हो गए, 90,000 के। ये नेट एसेट्स निकालने का एक शॉर्टकट भी है। शॉर्टकट क्या है कि आप क्या करें, सीधे सीधे इक्विटी शेयर होल्डर्स के जितने रुपए लगे हैं वो जोड़ दो। इक्विटी शेयर होल्डर्स के कितने रुपए लगे हैं, ये रखे 80 + 10। इसका मतलब मैं नेट एसेट्स निकालने के लिए सीधे सीधे जो इक्विटी वालों का क्लेम है उसको भी जोड़ सकता हूं। इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस उनका प्रॉफिट, 90,000 ऐसे भी आ गया। ये दो तरीके हैं क्या कंप्यूट करने के, ये दो तरीके हैं नेट एसेट्स कंप्यूट करने के। अब हमें इस नेट एसेट्स को कंपेयर करना है कि हमने पैसा कितना लगाया। हमने इन्वेस्टमेंट कितने की करी है, 1 लाख रुपए की। हमें नेट एसेट्स कितने के मिले हैं, 90,000 रुपए के। ज्यादा पैसा लगा दिया आपने, ज्यादा पैसा अगर लगा दिया आपने तो उस केस में इसका मतलब क्या है कि आपने जो एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं वो किस चीज के दिए हैं, वो आपने गुडविल के दिए हैं। तो मैं यहां पर फिलहाल पहले अपना वो वर्किंग नोट इस बार पहले ही बना लूं। वो वर्किंग नोट कौन सा है, ये कैलकुलेशन मैंने सिर्फ आपके लिए करी है, ठीक है। अब हम अपना अगर वर्किंग नोट बनाएं कॉस्ट ऑफ कंट्रोल वाला, तो वो कैसे बनाएंगे, सर हम लिखेंगे इन्वेस्टमेंट। कितने की इन्वेस्टमेंट है, सर इन्वेस्टमेंट हमारी है इसमें 1 लाख रुपए की। इसमें से माइनस करेंगे नेट एसेट्स।
नेट एसेट्स माइनस करने के दो तरीके हैं, लॉन्ग कट लगाइए या शॉर्टकट लगाइए। हम कौन सा फॉलो करेंगे? हम शॉर्टकट वाला फॉलो करेंगे। शॉर्टकट वाला मतलब हम इक्विटी शेयर कैपिटल और पीएनएल, मतलब जो मालिकों का पैसा है बैलेंस शीट में, हम सीधा वही लिख देते हैं। तो 80 प्लस 10 90,000। इसका मतलब 90,000 के हमको नेट एसेट्स मिले 1 लाख रुपए लगा के, तो हमने ज्यादा पैसे दे दिए, ज्यादा पैसे दे दिए, तो हम क्या बोलेंगे? हमने गुडविल के नाम के दे दिए। अब इस वर्किंग नोट से आपको फेमिलियर होना पड़ेगा, बिकॉज ये वर्किंग नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पर सोलो क्वेश्चन भी बन सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव पैटर्न वाले बच्चों का भी कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, सिर्फ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का ही 5 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। ऑफ कोर्स वहां पे थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स बढ़ जाती हैं, वो हम सीखेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। और एमसीक्यू वाले बच्चों का तो हो सकता है यही ऐसा सिंपल सा कोई क्वेश्चन आ जाए और वो आपसे कह दे कि बताओ गुडविल या सीआर कितना है। ठीक है, तो ये दो चीजों को कंपेयर करके गुडविल सीआर आता है। हमने क्या लगाया और बदले में क्या मिला? हमने जो लगाया उसे इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, बदले में क्या मिला? नेट एसेट्स बोलते हैं। नेट एसेट निकालने के दो तरीके हैं, कि हम टोटल एसेट्स में से एक्सटर्नल लायबिलिटीज को माइनस कर दें, और या फिर जो मालिकों को बिलोंग करता है उसी को जोड़ दें। मालिकों को क्या बिलोंग करता है? इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक, अब हम बनाते हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के लिए मैंने आपको क्या बताया? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के लिए मैंने आपको बताया कि हम होल्डिंग कंपनी के सारे आइटम लिखेंगे एक चीज छोड़कर, और वो क्या है? वो है इन्वेस्टमेंट्स। आइए पहले वही काम कर लेते हैं। होल्डिंग कंपनी की कौन कौन सी आइटम्स है? सर ये है 2 लाख और ये 20,000, और उसके बाद होल्डिंग कंपनी के ये 3 आइटम ये भी है ना? आइए लिखें। होल्डिंग कंपनी के फिक्स एसेट्स हैं 2 लाख। होल्डिंग कंपनी के करंट एसेट्स हैं 20,000। उसके बाद होल्डिंग कंपनी की इक्विटी शेयर कैपिटल है 2.5 लाख। होल्डिंग कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 50,000। होल्डिंग कंपनी के क्रेडिटर्स हैं 20,000। हमने होल्डिंग कंपनी की सारी आइटम लिखी एक आइटम छोड़ के, और वो क्या? उसकी इन्वेस्टमेंट्स। अब यहां पर ना एक नई बात सीखने को मिलेगी, क्योंकि वो पिछले केसेस में थी नहीं। पिछले केसेस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं था, इस बार पहली बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आया है। ठीक है ना? अब ध्यान रखें, हमें सब्सिडरी कंपनी के नेट एसेट्स जो होते हैं वो होल्डिंग कंपनी की बुक्स में लेके आने होते हैं। और ध्यान रखें, जो नेट एसेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है वो यहां पे नहीं आता, सिर्फ नेट एसेट्स आते हैं। इस बार ध्यान रखें, पहले के हमने जितने भी क्वेश्चंस किए थे, पहले के जितने भी केसेस किए थे, वहां पर जब नेट एसेट्स रिप्रेजेंट हो रहे थे तो वो सिर्फ और सिर्फ शेयर कैपिटल से रिप्रेजेंट हो रहे होते। इस बार ये नेट एसेट्स किसके थ्रू रिप्रेजेंट हो रहे हैं? शेयर कैपिटल और पीएनएल। क्योंकि इस बार नेट एसेट्स जो है दो चीजों से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। और ध्यान रखें, हमारे सब्सिडरी कंपनी के नेट एसेट्स ही आते हैं, नेट एसेट्स जिससे रिप्रेजेंट हो रहे होते हैं वो नहीं आता बैलेंस शीट के अंदर। और या फिर मैं आपको एक आसान सा तरीका बताऊं, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कंप्यूट करते वक्त आपने जिन जिन चीजों की मदद ली है वो चीजें कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में नहीं जाती हैं, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि वो आपस में कैंसल आउट हो चुकी हैं। हम यहां पर क्या कहना चाह रहे हैं? हमने 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट जो करी, उसके बदले में हमें सब्सिडरी कंपनी के 90,000 के नेट एसेट्स मिले। तो ये 1 लाख और ये 90,000 आपस में क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ये दोनों चीजें इस बार बैलेंस शीट में नहीं जाएंगी, बल्कि तीनों चीजें बैलेंस शीट में जाएगी। इक्विटी कैपिटल पीएनएल जो कि सब्सिडरी कंपनी का है, और यहां से इन्वेस्टमेंट। और आपको याद रखने के लिए मैं आपको क्लैरिफाई करूं कि जो जो चीजें कॉस्ट ऑफ कंट्रोल को कंप्यूट करने में यूज हो गई हैं वो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में नहीं जाती। और वैसे भी जरा सोचिए ना, मैं सब्सिडरी कंपनी के नेट एसेट्स लेके आता हूं, नेट एसेट्स जिसके थ्रू रिप्रेजेंट हो रहे हैं वो नहीं लिखना, नेट एसेट्स लिख के आते हैं। हमारी सब्सिडरी कंपनी के नेट एसेट्स कैसे दिखते हैं? ये फिक्स एसेट्स, ये करंट एसेट्स और ये क्रेडिटर्स। यही 90,000 रिप्रेजेंट किससे हो रहे होते हैं? शेयर कैपिटल और प्रॉफिट्स वगैरह अगर कुछ है, मतलब जो जो चीजें इक्विटी शेयर होल्डर को बिलोंग करती हैं। तो ये दो चीजें इस बार हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में लिखेंगे। तो अभी तक जो मैं एक लाइन कह रहा था, क्या कि हम सब्सिडरी कंपनी की सारी आइटम लिखते हैं एक चीज छोड़ के, शेयर कैपिटल। क्यों? क्योंकि अभी तक सिर्फ शेयर कैपिटल ही था। और अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं,
हम सब्सिडरी कंपनी के सारे नेट एसेट्स लिखते हैं, और नेट एसेट जिससे रिप्रेजेंट हो रहे होते हैं वो हम नहीं लेके आते हैं। और इससे भी आसान तरीका है याद रखने का, वो क्या, कि कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में जो चीजें चले गई वो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में नहीं लिखी जाती है, क्योंकि वो आपस में क्या हो जाती हैं, कैंसिल हो जाती हैं। तो आप अगर देखें तो मैं यही कह रहा हूं कि ये 1 लाख और ये 90,000 आपस में कैंसिल हो गया। तो अब हम सब्सिडरी कंपनी के नेट एसेट्स लेके आ रहे हैं। नेट एसेट्स में क्या लेके आएंगे, ये 80,000, ये 20,000 और ये 10,000। 80,000, 20,000, 10,000। क्या हमारी बैलेंस शीट टैली कर रही है क्या? आइए जरा करके देखें। ये 30,000 है, ये 280 है। सर कैसे टैली कर सकती है? आपने अभी गुडविल तो लिखा ही नहीं है। कितना आ रहा है जरा चेक करो। सर इस तरफ आ रहा है 3,30,000 और सर इस तरफ आ रहा है 3,20,000। तो क्या चीज लिखनी रह गई है? गुडविल। ये हमने ऊपर वर्किंग नोट में निकाली है। ठीक है, तो फाइनली हम अब सम अप कर रहे हैं। अब हमसे ध्यान रखें, हम बैलेंस शीट ना बाद में बनाया करेंगे। जैसे जैसे हम वर्किंग नोट सीखते जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, नए नए वर्किंग नोट्स आते जाएंगे और आप हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। तो हम पहले वर्किंग नोट्स बनाते हैं, बाद में बैलेंस शीट बनती है, क्योंकि बैलेंस शीट में वो सारी आइटम जाती हैं जो हम वर्किंग नोट्स में कंप्यूट करते हैं। तो अब हमें पहले कॉस्ट ऑफ कंट्रोल ही बनाना होगा। तो जब हम पहले कॉस्ट ऑफ कंट्रोल बनाएंगे, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में जो भी आ जाएगा ना, वो ध्यान रख के कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में नहीं जाएगा, क्योंकि वो तो हमने आपस में कैंसिल ही कर दिया। और कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में क्या आएगा? होल्डिंग कंपनी की इन्वेस्टमेंट और सब्सिडरी कंपनी के नेट एसेट्स जिससे रिप्रेजेंट हो रहे होते हैं। होल्डिंग कंपनी की इन्वेस्टमेंट और सब्सिडरी कंपनी के नेट एसेट्स, और सब्सिडरी कंपनी के नेट एसेट्स किससे रिप्रेजेंट हो रहे होंगे? जो भी मालिकों का पैसा लगा हुआ है। तो हमने यहां पर क्या किया, इन्वेस्टमेंट लिया, और सब्सिडरी कंपनी के नेट एसेट्स किससे रिप्रेजेंट हो रहे थे? शेयर कैपिटल और पीएनएल। ये शेयर कैपिटल और पीएनएल हमने सब्सिडरी कंपनी की कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में नहीं लिखी। तो अब हम फाइनली सम अप करें तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में क्या नहीं जाएगा? जो जो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में आ जाएगा। तो होल्डिंग कंपनी की इन्वेस्टमेंट नहीं जाएगी, और सब्सिडरी कंपनी के नेट एसेट्स जिससे रिप्रेजेंट हो रहे होते हैं वो नहीं जाएगा। मतलब हम जो नेट एसेट एक्चुअली में होते हैं, फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, क्रेडिटर्स वगैरह, वो लेके आते हैं। ये नेट एसेट जिससे रिप्रेजेंट हो रहे होते हैं ये नहीं लेके आते। ठीक है, तो इसको नोट करना है तो कर लीजिए आप। देखिए, हमने जो आज 4 केसेस किए हैं, इसको प्लीज आप अच्छे से ना फिर से एक बार रिवाइज कीजिएगा, खासकर तब अगर आप पहली बार कंसोलिडेशन कर रहे हैं। और आज की क्लास का तो प्लीज मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको सब कुछ समझ में आया है कि नहीं आया। अगर आप में से जो बच्चे प्लीज वीडियो को देख लें तो जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको सारी बातें क्या समझ में आई हैं। अगर कोई डाउट हो तो वो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, ताकि मैं फिर उसे अगली क्लास में टेकअप कर पाऊँ। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हमेशा की तरह प्लीज वीडियो को लाइक आप कर ही देते हैं, और कमेंट करके आज तो मुझे जरूर बताइएगा कि आपको क्या सारी बातें आज की क्लास की समझ में आई है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, बाय।